नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद खुदराम में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं RAS मेंस 2022 समाजशास्त्र विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दिव्यांगजनों हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएं बताइए। तो दोस्तों, सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में 3% आरक्षण दे रखा है और अनेक योजनाएं भी चला रखी है। तो योजनाओं के नाम कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। जो भी दिव्यांग है, यदि उसके परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो तथा वो कौन से क्षेत्र से हो? ग्रामीण क्षेत्र से। और यदि शहरी क्षेत्र से हो तो उसकी आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब दोस्तों, पहले इसमें 0 से 8 वर्ष वालों को 250 रुपये प्रति माह और 8 से 75 वालों को 500 रुपये प्रति माह मिलते थे। लेकिन अब जो भी दिव्यांग इस योजना के पात्र हैं उन्हें 750 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगला है विशेष योग्यजन अनुप्रीत योजना। दिव्यांग बालक बालिकाएं, बॉय एंड गर्ल, जो भी अध्ययनरत हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो तथा अध्ययनरत का मतलब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या राज्य सेवा की तैयारी कर रहे हो। यदि वो पास होते हैं सिविल सेवा में तो 1 लाख रुपए और राज्य सेवा में पास होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। आस्था कार्ड योजना, इसमें परिवार में 2 सदस्यों का दिव्यांग होना अनिवार्य है। वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम होनी जरूरी है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, वार्षिक आय 2 लाख से कम हो और पात्र हैं वो योजना में 18 से 55 वर्ष के आयु वाले। कृत्रिम अंग उपकरण हेतु अनुदान योजना, परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए और जो भी इसमें कृत्रिम अंग उपकरण हेतु अनुदान है तो उसमें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी दिव्यांग को। दिव्यांग योजना राजस्थान पालनहार योजना, विशेष योग्यजन पालनहार योजना। पालनहार योजना विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को वार्षिक आय 1,20,000 से कम हो और माता एवं पिता विशेष योग्यजन हो। विशेष योग्यजन का मतलब दिव्यांग हो और 0 से 6 वर्ष वालों को 500 रुपये प्रति माह और 7 से 18 वालों को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण लिखिए। स्वयं के धर्म को उच्चतर समझते हुए दूसरों के धर्म के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखना, यानी स्वयं के धर्म को उच्च समझना, दूसरों के प्रति उपेक्षा की भावना रखना, क्या है? सांप्रदायिकता है। अपने धर्म संप्रदाय से भिन्न संप्रदायों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता, घृणा एवं आक्रमण की भावना क्या है? सांप्रदायिकता है। भारत में सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण धार्मिक कट्टरता का होना, यानी स्वयं के धर्म के प्रति कट्टर होना, किसी विशेष वर्ग का आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, यानी कोई वर्ग है और उसका धर्म है और उसका शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना, भी लोग है वो ज़्यादा शैक्षिक व आर्थिक रूप से मजबूत है उसका शोषण करते हैं। पृथक्करण की भावना जो आज़ादी के बाद से ही देखी जा रही है। निम्न वर्ग का उच्च वर्ग से भावनात्मक पृथक्करण, सरकार की उदासीनता, क्षेत्रवाद या धर्म आधारित राजनीति के कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ग निर्धारण के आधार को समझाइए। अब दोस्तों, वर्ग से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से जिनकी सामाजिक स्थिति प्राय समान स्तर की होती हो। अब दोस्तों, जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही क्या है? जाति है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। भारत में वर्ग निर्धारण के कुछ आधार है, जैसे धन, संपत्ति, व्यवसाय एवं शिक्षा। जैसे व्यवसाय की प्रकृति, शिक्षा, उच्च शिक्षा वाले लोग सामाजिक प्रतिष्ठा में ज़्यादा रहते हैं अशिक्षित लोगों की तुलना में। धन संपत्ति ज़्यादा वाले लोग उनको वरीयता ज़्यादा दी जाती है समाज में। अब दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं जाति वर्ग व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विशेषताएं रखती है। भारतीय समाज में वर्ग निर्धारण के आधार धन, शिक्षा, व्यवसाय आदि है। अगला है जाति का राजनीतिकरण व राजनीति का जातीयकरण से आप क्या समझते हैं? अब दोस्तों, जब एक जाति किसी राजनीतिक पार्टी विशेष से प्रभावित होकर सालों साल उसी की अनुयायी हो जाती है एवं एक मुश्त वोटिंग करती है तो उसे जाति का राजनीतिकरण कहते हैं। यानी कोई जाति है वो एक ही पार्टी को कई सालों तक वोट देती रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जाति का राजनीतिकरण। अब है दोस्तों, राजनीति का जातीयकरण, यानी कोई राजनीतिक पार्टी है वो विशेष जाति को योजनाओं का लाभ देती है और विशेष जाति का ध्यान में रखकर उसके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है,
तो उसे क्या कहते हैं, राजनीति का जातिकरण कहते हैं। जैसे बीजेपी है वो सवर्णों और वंचित व अल्पसंख्यकों को है, वो कांग्रेस है वो इनको क्या मानती है, अपना पारंपरिक वोट बैंक मानती है। क्या आप घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को भारतीय समाज एवं संस्कृति के विरुद्ध मानते हैं? एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इस अधिनियम के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे? घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घर में गरिमापूर्ण एवं सम्मान से जीवन यापन के लिए सहायता करता है। यह अधिनियम भारतीय समाज एवं संस्कृति के विपरीत नहीं है, बल्कि उसके संरक्षण से संबंधित है। स्त्रियों को पारिवारिक हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। घरेलू हिंसा को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा और आर्थिक हिंसा। शारीरिक हिंसा जिसमें शरीर से संबंधित चोटें, लैंगिक हिंसा जिसमें रेप संबंधी, और दोस्तों मौखिक हिंसा यानी कुछ बोल के, आर्थिक हिंसा जिसमें आप बोल सकते हो दहेज के द्वारा। महिला सशक्तिकरण के लिए यह कानून मील का पत्थर साबित हो रहा है और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस अधिनियम का प्रभाव कारगर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना मेरा विधिक एवं नैतिक कर्तव्य होगा। यानी कानूनी एवं नैतिक कर्तव्य होगा। मैं पूरी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ इस कानून को लागू करने का प्रयास करूंगा। साथ ही महिलाओं में इस कानून के प्रति जागरूकता लाने हेतु हर संभव तरीके से प्रयास करूंगा कि इस कानून से महिलाओं को क्या क्या फ़ायदा है, जिससे महिलाएं अपने स्वयं को अपने सुरक्षित समझ सके। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।